नमस्ते मित्रों, आज जो है बीए पार्ट 1 सेमेस्टर 2 का फुटपाथ के कलाकार यह व्यंग्य रचना जिसे आज हम देखने जा रहे हैं। इसके लेखक है शरद जोशी। शरद जोशी जो है वो संपादक, लेखक, फिल्मी लेखक, दूरदर्शन के धारावाहिक जो होते हैं उनके लिए उन्होंने लेखन किया है। तो जितनी भी समसामयिक घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं पर शरद जोशी ने जो है वो अपनी कलम चलाई है और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। मूल रूप से यह व्यंग्य रचनाकार है। फुटपाथ के कलाकार ये जो व्यंग्य रचना है, इस व्यंग्य रचना को आज हम देखने जा रहे हैं। आदमी के दिमाग में एक खुरापत भरी होती है, वो ये होती है कि आदमी जब गिरता है रास्ते पर, किसी केले के छिलके से फिसलता है, तब उसे फिसलने का दुख नहीं होता, उसे दुख यह होता है कि दुनिया मुझे देख रही है। उसी प्रकार से कोई जेब कतरा जब जेब काटता है, आपके पैसे चोरी हो जाते हैं, तो दुख इस बात का नहीं होता कि उसके पैसे चोरी हुए, उसे दुख इस बात का होता है कि उसने मेरी जेब काटी, लेकिन मैं इतना मुझे इस बात का मुझे कब नॉलेज कैसे नहीं हुआ, या मुझे यह संकल्पना मेरे मन में क्यों नहीं आई कि कोई मेरी जेब काट रहा है। तो फुटपाथ के कलाकार ये वही रचना है। लेखक लिखता है, शरद जोशी लिखते हैं कि जेब काटना ये कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल से इसको अंजाम देना पड़ता है और इस हाथ से उस हाथ को भी नहीं समझता, इतनी उसमें बारीकी या सूक्ष्मता, महीनता होती है। तो लेखक कहता है कि सिटी बस के लिए वो खड़ा था और कब जो है उसने टिकट के पैसे देने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, तब उसे पता चला कि उसकी जेब कट गई है। तो उसको बहुत दुख होता है इस बात का। तो जेब कतरों से अपनी जेब बचाना बड़ी मुश्किल होता है, ये लेखक का कथन है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारी जेब जो होती है वह पैसा रखने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है, ऐसा हम मानते हैं। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए लेखक हो या चाहे कोई हम भी हो, हम सब जो है वो जेब में पैसे सुरक्षित रखते हैं और वक्त आने पर उसको बाहर निकालते हैं। लेकिन लेखक को तब तक पता नहीं चलता जब तक वो टिकट के पैसे देने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है। और लेखक बड़ी संजीदगी ढंग से उसका वर्णन करता है, गंभीरता से, कि दो कोमल उंगलियां उसकी जेब में कैसी चली गई और कैसे उन्होंने वो पैसे उठाए, इसका लेखक को पता नहीं चला। बहुत सारी काव्यात्मक बातें जो है वो लेखक ने यहाँ स्पष्ट की है। आगे चलकर लेखक जो है वो कविता का उदाहरण देता है कि कविता में अक्सर ये होता है कि वो कौन था जो आया था और जिसने आने के बाद मेरे दिल में प्रवेश किया, वगैरह वगैरह। उसी प्रकार से जेब कतरे के हाथ जो होते हैं वो कब जिसकी जेब कटती है उसकी जेब में कब चले जाते हैं, इसका उसे पता नहीं चलता। और यही बात लेखक ने यहाँ स्पष्ट की है व्यंग्यात्मक ढंग से। लेखक को याद आती है कि कोई एक उपन्यास उसने पढ़ा था, जिस उपन्यास में जेब कतराओं का स्कूल चलाया जाता था, यानी जेब काटने की कला, इसका पाठ्यक्रम निर्धारित था। और सबसे अंतिम बात यह थी कि कोई कोट रखा जाता था और उस कोट के अंदर और बाहर कई घुंघरू लगाए जाते थे और उन घुंघरुओं की आवाज न होते हुए उस कोट की जेब से पैसे जो आदमी निकाल लेता है वो पेरिस के गलियों में जेब काटने के लिए चला जाता था, या यह उसकी जो थी वो क्षमता मानी जाती थी कि वो अच्छा जेब कतरा है। लेखक को यह बात अब भी याद आती है और वो कहता है कि कोट से जब कोई आदमी बटुआ निकालता था तब उसकी वो मास्टर डिग्री मानी जाती थी कि बगैर घुंघरुओं के आवाज निकाले हुए वह कोट से जो है वो जेब से बटुआ निकालता था। तो वह मास्टर डिग्री होल्डर उस कला में माना जाता था।
जैसे बटुआ गायब हो जाता था, आदमी को दुख तो होना लाजमी है, लेकिन इस दुख को लेखक इन शब्दों में स्पष्ट करता है कि ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, और सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ये बहुत पुराना एक फिल्मी गीत है, मुकेश जी ने गाया है, और इस गीत की कवि को याद आती है और वो कहता है कि बटुआ किसकी, मेरा बटुआ आखिर किसकी जेब में चला गया, खुद उसे भी पता नहीं चला। जेब कतरों का कोई रूप नहीं होता, किसी भूत प्रेत की तरह वो जो है वो अपनी बात करता है, रखता है, आहिस्ता से आता है और चमत्कार करके चला जाता है। ये लेखक का कथन है। लेखक आगे कहता है कि दुनिया में असंख्य जेब है, असंख्य बटुए हैं, असंख्य लोग हैं। उन लोगों के जेब काटना बड़ा शातिराना काम होता है और यह काम इतना आसान नहीं होता जिसे लेखक स्पष्ट करता है। लेखक आगे लिखते हैं कि लेखक की जेब में अधिक पैसे नहीं थे। हालांकि यह निबंध लिखा हुआ कई वर्ष पूर्व हुए, 30-32 रुपए लेखक की जेब में थे। लेखक कहता है कि मेरे 30-32 रुपए चले गए, इसका मुझे अफसोस नहीं है, दुख नहीं है, लेकिन अगर वो पैसे उसके पास होते तो वो भी उसे खर्च कर ही देता। सवाल यह है कि उसके पैसे किसी और आदमी के पास चले गए और वह उसे जो है वो खर्च कर रहा है, क्योंकि अपने हाथों से पैसा खर्च करना एक सुख की ही बात होती है और लेखक कहता है कि उसे वह सुख नहीं मिला। यह लेखक के लिए अफसोस वाली बात है। और आगे वो कहता है कि खैर ये तो एक ऐतिहासिक घटना थी जो हमारे साथ होने वाली थी, सो हुई, अब इसका क्या अफसोस करे, इसका क्या गम करे। आगे वो कहता है लेखक उस जेब कतरे को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है और कहता है कि तुम जहां भी कहीं हो मेरा प्रणाम स्वीकार करो। तुम मेरे इतने नजदीक आए लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन जहां भी तुम रहो वहां सुखी रहो। ये दुआ लेखक उस जेब कतरे के लिए देता है। मैं तो तुम्हारे स्वार्थ की या तुम्हारी हेतु पूर्ति का एक साधन बना हूं। अब इस 30-32 रुपए से उसको, उस जेब कतरे को कितना फर्क पड़ता है ये लेखक भी नहीं जानता, लेकिन वो यह कहता है कि आमतौर पर जब कोई आदमी हमें मिलता है तो हम कहते हैं कि दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन कोर्ट या दवाखाना, जो आजकल कोरोना का मौसम चल रहा है, दवाखाने में दोबारा जाने की हमारी हिम्मत नहीं होती, अस्पताल में या कोर्ट में भी। उसी प्रकार से चोरों की बात है। वो कहता है कि जेब कतरे से कि मैं तो ये प्रार्थना कदापि नहीं करूंगा कि तुमसे मेरी दोबारा मुलाकात हो जाए, तुम दूर से ही अच्छे लगते हो, तुम जीत गए और मैं हार गया। यह भी वो कहता है अंत में। मैं कोई तुम्हें चुनौती नहीं दे रहा हूं, क्योंकि यह साहस सिर्फ पुलिस करती है। और इस जेब कतरे की कला को लेखक ने सराहा है, इसलिए लेखक ने इसका शीर्षक जो है वो फुटपाथ के कलाकार इसलिए दिया है क्योंकि कोई भी जेब कतरा यह मूल रूप से एक कलाकार ही होता है। एक पुरानी छोटी सी कहानी याद आती है, उसे बताकर हम अपनी बात को समेट लेते हैं कि एक राजा था। वह अक्सर ये सोचता था कि चोरों से हमें क्या सीखना है, तो उसके गुरु उसे लेकर जेल में चले जाते और कहते कि देखो ये चोर है, ये जेब काटता है, ये चोर है, ये ताला कैसा भी मुश्किल ताला क्यों न हो उसे खोलता है, ये चोर है, ये कैसा भी मुश्किल घोड़ा क्यों न हो उसको लेकर फरारी हो जाता है। तो इस तरह से हर चोर के पास सीखने के लिए कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि ये उनकी अपनी एक कला होती है, इट इज एन आर्ट। और इस कला से वे मशहूर होते हैं। कोई चोर जो होता है कि ताला खोलने में या सेब खोलने में, तिजोरी खोलने में बड़ा माहिर माना जाता है। कोई चोर होता है वह जेब काटने में माहिर होता है। कोई चोर होता है उसकी अपनी अलग कला होती है। तो इस प्रकार से लेखक कहता है कि मैं तो बहुत सामान्य हूं और एक साधारण जेब का धनी हूं, इसलिए मेहरबानी करके मुझे दोबारा तुम मत मिलो। लेकिन
अंत में वो एक बात कहता है कि मेरी जेब जो तुमने काटी थी उस समय उस जेब में लॉटरी के 2 टिकट थे जिस पर 2.5 लाख का इनाम था। अगर वो लॉटरी खुल जाएगी और अगर तुम्हें 2.5 लाख रुपए मिल जाते हैं तो उसमें से आधा हिस्सा मुझे ईमानदारी से दे देना और मुझे ये सूचित करना, तब मैं तुम्हें अपनी बाहें फैलाकर गले मिलूंगा जैसे एक सच्चा कलाकार दूसरे सच्चा कलाकार से मिलता है। तो इस तरह से लेखक तो लेखन कला यह स्वयं एक कलाकारी है और जेब काटना यह भी एक कलाकारी है। तो इस प्रकार से ये दोनों कलाकार, लेखक अंत में यह जेब कतरे से कहता है कि हम दोनों जिस दिन मिल जाएंगे और अगर तुम मुझे लॉटरी मेरी निकल आई, अब तुम्हारी ही लॉटरी निकल आई ऐसा कहना चाहिए, अगर निकल आई तो मुझे मेरा आधा हिस्सा दे दो, मैं बड़े प्यार के साथ तुम्हें आलिंगन दे दूंगा और तुम्हारी कला की प्रशंसा किए बगैर नहीं रहूंगा। तो इस तरह से बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से रचनाकार ने जो है वो अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा है कि जेब कतरी भी एक कला है और जेब काटना इतना आसान नहीं होता। जिस समय मनुष्य कहने के बजाय जिस समय कोई जेब कतरा होता है वो सामने वाले की जेब काटता है तो उसे उस बात का पता नहीं चलता। यह सबसे बड़ी चीज है जिसे रचनाकार ने स्पष्ट किया है और उसकी कला को यहाँ दाद देते हुए उसे दोबारा केवल इस शर्त पर मिलने की इच्छा जाहिर की है कि अगर लॉटरी का टिकट लगता है तो उसमें से आधा हिस्सा उसे मिले। तो इस प्रकार से शरद जोशी ने जो है वो फुटपाथ के कलाकार इस व्यंग्यात्मक रचना के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि मूलतः कोई भी मनुष्य चाहे चोर क्यों न हो, उचक्का क्यों न हो, डाकू क्यों न हो, जेब काटने वाला क्यों न हो, मूलतः सभी मनुष्य कलाकार होते हैं और एक कलाकार से मिलना दूसरे कलाकार से, एक कलाकार जब दूसरे कलाकार से मिलता है तो एक बड़ी ऐतिहासिक घटना होती है और इसी घटना का आनंद लेने के लिए लेखक उससे दोबारा मिलना चाहता है। तो इस प्रकार से इस व्यंग्यात्मक रचना के माध्यम से रचनाकार ने यह स्पष्ट किया है कि जेब काटना ये कोई साधारण बात नहीं है। इस विद्या में या इस कला में पारंगत होने के लिए आदमी को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। यही उद्देश्य को लेकर रचनाकार शरद जोशी ने अपनी बात को यहाँ स्पष्ट किया है। धन्यवाद।